नमस्कार। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नारा बना था, इंदिरा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। उनके जाने के बाद बना था। मेरा दिल कर रहा है मैं नारा लगा दूं, नीतीश तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बलिदान किया है। अपने मान, अपनी मर्यादा, अपने चाल, अपने चरित्र, अपने चेहरा, सब कुछ बलिदान करके वो बिहार की नगर वधू बन गए हैं। सब बिहार के लिए उन्होंने किया है। जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिस सेक्युलरिज्म के लिए बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया था, कल उन्हीं को धोखा देकर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए और आज एक बार फिर वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार 11 साल से मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी बिहार में चुनाव हारी थी 2015 में। कल चुनाव जीत गई है, वो बिहार को जीत गई है और ये सब नीतीश कुमार की वजह से संभव हुआ है। नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उससे यह भी सुनिश्चित हो गया है कि एक बहुत बड़ा विपक्ष का जो गठबंधन आने वाले चुनाव में जो महज 1 साल 10 महीना दूर हैं, आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकता था, उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। बहुत बुरी तरह से उसको प्रहार लगा है, चोट पहुंची है। अब इस वक्त प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बहुत खुश हैं, क्योंकि लालू यादव को वैसे भी बांध रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ केसों में, लालू यादव और उसके परिवार को। और ये संदेश दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी है, जहां जहां जिन जिन के पास हराम का पैसा है, कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो चुप रहो। कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार ने ठीक वक्त पर पलटी खाई है, आइडियोलॉजिकल यू टर्न लिया है और उन ताकतों से हाथ मिलाया है जिनके खिलाफ वो पहला गठबंधन तोड़कर निकले थे। अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है कैलिब्रेटेड सिमर। कैलिब्रेशन वो होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कई दफे सड़क पर आप देखते होंगे चाय वाला जो बैठा हुआ है, उसने गैस पर भगोना रख रखा है, पतीला रखा हुआ है चाय का, और वो नॉब से उसको उबालता है, चाय उबलकर ऊपर आती है, फिर वो कम कर देता है, चाय नीचे चली जाती है। तो ये कैलिब्रेटेड सिमर में बीजेपी वाले बड़े माहिर हैं। इन्होंने इस कैलिब्रेटेड सिमर का इस्तेमाल किया राम मंदिर के मामले में, अब इस्तेमाल कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। ये महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम जो था उस पर नहीं कदम उठाएंगे ये सरकार। क्यों? क्योंकि वो एनसीपी उसमें इन्वॉल्व है, शरद पवार के। उमा भारती पर जो मामले हैं उस पर कदम नहीं उठाएंगे। खुद आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ कम से कम नहीं तो 11-12 मामले दर्ज है, उन पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। उधर से ईडी और सीबीआई ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं भ्रष्टाचारी सिर्फ उनमें ही बसते हैं। व्यापम पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुल मिलाकर इस वक्त 2019 की तैयारी चल रही है। जहां जहां जो राजनीतिक गतिविधि हो रही है वो 2019 के चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें सिर्फ 1 साल 10 महीना रह गया है। नीतीश कुमार ने नमक का फर्ज अदा किया है, जैसे एक तरह से उन्हें मालूम है कि उनकी जो रोटी है वो किस तरफ से चुपड़ी हुई है। उनका आदर्शवाद, उनका चाल, उनकी चरित्र, चेहरा, इमेज सवाल के दायरे में आ गई है। नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार नहीं रहे, वो बिहार की नगर वधू बन गए हैं, जैसे वैशाली की नगर वधू हुआ करती थी। इस सारी समस्या की जड़ दरअसल लालू यादव के पुत्र मोह में है। बेटे का मोह इतना ज्यादा जागा कि वो समझ नहीं पाए कि क्या करें। अव्वल तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा काबिल बहुत से लोग थे वहां पर। दूसरे, एक दफे जब संकेत मिले कि ये सब होने जा रहा है, तेजस्वी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि बीजेपी से अगर लड़ना भी है तो वो फिर कभी लड़ा जाए और नीतीश कुमार के पास कोई बहाना ना हो इस महागठबंधन को तोड़ने का। तीसरी तरफ देखिए आप, 15 साल लालू यादव, 11 साल नीतीश कुमार। सन 2005 का नारा था नया बिहार नीतीश कुमार। 15 और 11 आप लगा लीजिए कितने, 26 साल हो गए। 27वां साल चल रहा है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे पहली दफे अपने 15 साल के कार्यकाल में, तब जो बच्चे पैदा हुए थे आज वो 26-27 साल के होंगे, या जो छोटे छोटे थे वो 30 पार कर चुके होंगे। और बिहार के शहरों में नहीं, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में या तो रिक्शा चला रहे हैं, या ड्राइवर हैं,
या दर्जी हैं या फिटर हैं या मैकेनिक हैं। बिहार लालू यादव के बावजूद, नीतीश कुमार के बावजूद अभी भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर चल रहा है। ना नए उद्योग वहां लगे हैं, ना नई नौकरियां पैदा हुई हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं क्योंकि रेलवे मंत्रालय बिहार के नेताओं के पास रहा है। बस उन ट्रेन में बैठकर मुख्तलिफ शहरों में, दूर दूर के शहरों में, मैं मैंगलोर तक में जाकर देख चुका हूं, ये लोग बेचारे नौकरी ढूंढने जाते हैं। एक जाता है, एक छोटी खोली लेकर, छोटा कमरा लेकर रहना शुरू करता है। 2 और आ जाते हैं गांव से, वो उसके साथ रहते हैं। फिर धीरे धीरे परिवार आता है। क्यों? क्योंकि जो यहां पर कमा रहे हैं बहैसियत रिक्शा ड्राइवर या टोंगा ड्राइवर या फिटर, मैकेनिक, दर्जी, इतना भी बिहार में उनके लिए कमाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। आसाम चले जाइए, वहां पर आपको मिलेंगे। कलकत्ता चले जाइए, क्या करें, मजबूरी है, रोजी रोटी कमानी है। बावजूद लालू यादव और नीतीश कुमार एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिला नहीं है। नया बिहार नीतीश कुमार, ये सन 2005 का नारा था। देखते देखते 26 साल बीत गए। लालू नीतीश, इनके हाथों में बिहार रहा है और जो उसकी मौजूदा हालत है वो आप लोगों के सामने है। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के चांसलर रमाशंकर सिंह ने लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर तोड़ने के लिए हमला हुआ कि उसे तोड़ दिया जाएगा, तो शुरू में सारे पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इन मंत्रों में उस सेना को वापस लौटाने के मंत्र शामिल थे, वशीकरण यानी बस में करने के मंत्र शामिल थे, उच्चाटन यानी ध्यान हटाने के मंत्र शामिल थे, हराने के मंत्र शामिल थे और आखिरकार मारने के लिए भी मंत्र शामिल थे। कुछ नहीं हुआ, ना होना था। वो फौज एकदम नजदीक आ गई, आनी ही थी, कोई मुकाबले में था ही नहीं। तब सारे पुजारी मंदिर के अंदर के गर्भगृह में इकट्ठे होकर पूरे विश्वास से, ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव स्वरूप भगवान से कातर भाव से, बेचारगी से सस्वर गाकर मंत्रोच्चार करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे कि हे भगवान, आप प्रकट हो, तीसरा नेत्र खोलकर ये जो सेना बाहर आई हुई है इसको भस्म कर दें। कुछ ही समय वो सेना मंदिर में प्रवेश कर गई। बाकी इतिहास है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। और आजादी के बाद केंद्र सरकार ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और आज वो इस रूप में विराजमान है। मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूं? सेना मंदिर को तोड़कर चली गई, मंत्रों में जो ट्रेंड थे, दीक्षित थे, सारे पुजारी ब्राह्मण मारे गए। वो अपने ही झूठ में विश्वास करते थे, औरों को विश्वास दिलाते थे। सदियों से मंत्रोच्चार के मम्बो जम्बो में लोगों को उलझा रखा था और वो यकीन करते थे इसमें। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आरएसएस के एक प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने मेल टुडे के एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतवासियों को चीन का मुकाबला करने के लिए मंत्रोच्चार करना चाहिए। और मंत्र का जो अर्थ है वो ये है कि कैलाश, हिमालय और तिब्बत चीन की आसुरी शक्ति से मुक्त हों। कैलाश, हिमालय और तिब्बत चीन की आसुरी शक्ति से मुक्त हों। आसुरी माने जो असुर होते हैं, सुर असुर, देवता और राक्षस का जो पूरा बना रखा है सिस्टम। तो ये मंत्रोच्चार के जरिए चीन को हराने की बात कर रहे हैं इंद्रेश कुमार। क्यों ना, हमें तो हैरानी नहीं होती जहां इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इनकी समझ में पुष्पक विमान उड़ते हों, जहां गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी से बनाए गए हों, जहां स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इजाद कर ली हो, जहां देसी घी के जरिए बच्चों को प्रिजर्व किया गया हो ताकि बाद में उन्हें खड़ा किया जा सके, तो वहां यह भी संभव है कि आप मंत्र पढ़िए और चीन की सेना एकदम डर के भाग जाएगी। अब हम क्या कहें बताइए? ये जो टेम्परामेंट है ये साइंटिफिक नहीं है और ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको कभी तालीम हासिल नहीं हुई। आपको बताना जरूरी था कि एक इंटरव्यू छपा है जिसमें इंद्रेश कुमार जो है प्रचारक, मेल टुडे में छपा है, वो कह रहे हैं कि मंत्रोच्चार से चीन की सेना को भगाया जाए, इससे भारतीयों में भी स्फूर्ति, ऊर्जा, विश्वास और तेज बढ़ेगा। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इस मंत्र का जाप करें जो भूटान की सीमा पर इस वक्त चल रहा है। चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, आई बॉल टू आई बॉल। मंत्र से अपने आप खत्म हो जाएगा, उनका ये मानना है। आप क्या मानते हैं? सोचिए। नमस्कार।
आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।